दोस्तों कुछ दिन पहले अंशुल जुबली की यूएफसी की सेकंड फाइट हुई थी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन अपोनेंट किलन सालकिल्ड के साथ, जहां उन्हें फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग में एक पंच लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद रेफरी उन्हें टेक्निकल नॉकआउट डिक्लेयर करते हुए फाइट को फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पे अलग अलग रिव्यूज और रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को मैं देख रहा था जो अंशुल भाई का मजाक बना रहे थे, तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। लेकिन कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी थे जो ठीक उन पाकिस्तानियों की तरह बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे बात किया जाए ताकि लोगों में क्लैरिटी आए, और इसीलिए आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज जितने भी जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो फालतू की बकवास कर रहे थे अंशुल भाई के बारे में, जो फालतू के कमेंट पास कर रहे थे कि हम रात भर से जागते रहे और फाइट 19 सेकंड से ज़्यादा टिक नहीं पाई और मजाकी तौर से फाइट को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन सब लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अंशुल भाई ने फाइट को गिव अप की थी या फाइट को खुद होके क्विट की थी? बिल्कुल नहीं, अंशुल जुबली को बस एक पंच लग जाता है जिसके बाद रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। अब मुझे एक बात बताओ, एमएमए हिस्ट्री में क्या अंशुल जुबली एक ऐसा पहला फाइटर है जिसके साथ ये सब कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमएमए हिस्ट्री में ऐसे कई वर्ल्ड चैंपियन फाइटर्स रहे जो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हुए हैं, जैसे जोस ऑल्डो, सिन स्ट्रिकलैंड, फ्रैंक मीर, एंडरसन सिल्वा और बहुत से नाम है। और ये पंच लगना, नॉकआउट हो जाना, ये सब कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक पार्ट है, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में होते रहता है। तो आज जिस किसी को भी ये बहुत आसान और बहुत फनी लग रहा है, उन सब के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि उन्हें ये समझ आ जाए कि एक फाइटर को किन परिस्थितियों और किन हालातों का सामना करना पड़ता है जब वो एक फाइट खेलते हैं। दोस्तों, जब भी कोई फाइटर की ऐसी फाइट का अनाउंसमेंट होता है तो उसी मूवमेंट से उस फाइटर की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और उस फाइटर की फाइट होती है अपने आप से, अपने थॉट से, अपने दिमाग में आने वाले हर उस डाउट से। और ऐसी सिचुएशन में एक फाइटर के दिमाग में कई निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कॉम्बैट स्पोर्ट्स के कई डर उसे परेशान करने लगते हैं, पर एक फाइटर को बिल्कुल भी अपने माइंड में कोई निगेटिव थॉट्स एंटर नहीं करने देना होता है, क्योंकि एक निगेटिव थॉट एक फाइटर के पूरे कैरियर को फिनिश करने की ताकत रखता है। अब ऐसे सिचुएशन में एक फाइटर अलग अलग तरीके से खुद को मोटिवेट रखता है। लेकिन जब आप अपने कंट्री के पहले एमएमए फाइटर हो जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें आपके कंट्री की कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कोई खास हिस्ट्री ना हो, और उसके बाद करोड़ों लोगों की वो होप्स जो आपको सिर्फ जीतते हुए देखना चाहती है, और उसमें पहली फाइट आप जीतते जीतते हार चुके हो, और उसके बाद प्रेजेंट फाइट का टेंशन अलग। दोस्तों, आप थोड़ा सोचो कि कितना जबरदस्त प्रेशर होगा उस बंदे पे। दोस्तों, आज हमें एक चट्टान की तरह अंशुल जुबली के सपोर्ट में उनके साथ हमने खड़े होना चाहिए। दोस्तों, जरा दिमाग पे जोर डालते हुए सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश में से एक बंदा निकल कर आता है जिसका कोई खास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है जिसके पीछे, और ना ही उस कंट्री की कोई खास हिस्ट्री रही है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। और ऐसे हाल में वो बंदा इंडिया में रहकर प्रैक्टिस करता है और दुनिया भर के फाइटर्स को डिफीट करते हुए यूएफसी के लिए क्वालिफाई होता है और दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचता है जहां मुश्किल से कोई इंडियन ऑडियंस भी दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद वो एक ऐसे फाइटर को उसी के देश में चैलेंज करता है जिसकी कंट्री की बहुत ग्रेट हिस्ट्री रही है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। दोस्तों, बहुत 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 हिम्मत लगती है ये सब चीजें करने में, बहुत हिम्मत लगती है। दोस्तों, जब ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट होते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत आम तरीके से पूछा जाता है सभी स्पोर्ट्समैन को कि हम इंडियंस वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं बन पाते हैं और हमारे इंडियंस के मेडल क्यों नहीं आ पाते ओलंपिक गेम्स में। और इन सब के पीछे यही कारण है कि हम एक प्लेयर को उसके स्ट्रगलिंग टाइम में कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। आज अंशुल जुबली इस फाइट के लिए लगभग 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। सोचिए, एक फाइटर का डाइट, प्रैक्टिस, सर्वाइवल में लगने वाला खर्च कैसे मैनेज करता होगा वो फाइटर, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ऐसा हो जाता है। सोचिए क्या बीती होगी उस फाइटर पे। और कुछ घटिया लोग जिनका कॉम्बैट स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, वो इस फाइट का रिएक्शन दे रहे, रिव्यू दे रहे हैं। और अंशुल जुबली का फाइट बिल्कुल एक अर्ली स्टॉपेज था, और यूएफसी में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां रेफरी एक फाइटर को सीवियर डैमेज होने के बाद भी फाइट को जारी रखते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रिस वीडमैन वर्सेस ल्यूक रॉकहोल्ड की वो फाइट, जहां रॉकहोल्ड क्रिस पे लगभग 70 पंचेस कंटिन्यूसली थ्रो करते हैं, फिर भी हर्ब डीन फाइट को रोकते नहीं है। और अंशुल जुबली के केस में उन्हें जो पंच कनेक्ट होता है वो इतना भी हार्ड नहीं था कि फाइट को तुरंत स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि पंच लगने के बाद भी अंशुल जुबली अवेयर थे, एक्टिव थे, कॉन्शियस थे। मतलब रेफरी फाइट को कंटिन्यू कर सकते थे, एक चांस बिल्कुल ले सकते थे, फिर भी रेफरी फाइट को तुरंत स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों, एपिसोड के अंत में मेरे जितने भी बॉक्सर्स और फाइटर्स भाई है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने देश का नाम विश्व स्तर पे पहुंचाने के लिए, तो उन सभी को मैं एक गोल्डन टिप देना चाहूँगा जो शायद आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, हमारे स्कूल टाइम में हमारे स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम हुआ करता था जहाँ हम सबको स्टेज पे सभी ऑडियंस के सामने स्पीच देना होता था। तो मैं बड़े जोश के साथ उस स्पीच की तैयारी किया करता था, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे जाता था तो मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता था। जितना भी याद किया था सब एक सेकंड में कोई जादू की तरह गायब हो जाता था मेरे दिमाग से।
तो मेरे साथ ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुझे कोई बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने की या स्पीच देने की आदत नहीं थी। और जमीन पे परफॉर्म करना और स्टेज पे परफॉर्म करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्टेज पे एक अलग एनवायरनमेंट होता है, प्रेशर होता है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। ठीक उसी तरह एमएमए का जो ऑक्टागन होता है उसका भी एक एनवायरनमेंट होता है जो बहुत अलग होता है। और इसीलिए आपने गौर करना, जितने भी एक्सपीरियंस्ड और हाई आईक्यू वाले फाइटर हैं यूएफसी में, जैसे खबीब, इसराइल एडसानिया, जॉन जोन्स, उनकी कोई भी फाइट की स्टार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो फाइट स्टार्ट होती ऑक्टागन केज में 10 से 15 सेकंड के लिए वो पहले थोड़ा फुटवर्क करते हैं, लाइट जैब और किक थ्रो करते हैं, अपोनेंट को टच करते हैं, रिंग में घूमते हैं। दोस्तों, उन फाइटर्स का ऐसा करने के पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक रीजन होता है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो रिंग या ऑक्टागन के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो सके, उस एटमॉस्फेयर से फ्रेंडली हो सके और अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर सके, अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सके, जिसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। और इसीलिए माइक टायसन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर माना जाता था, क्योंकि वो एक बॉक्सर को सेट होने से पहले ही नॉकआउट कर देता था 10 या 15 सेकंड में। दोस्तों, ऑक्टागन में जाने से पहले एक फाइटर के दिमाग में कई थॉट्स होते हैं जो उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और उस कंडीशन में एक फाइटर को बिल्कुल फोकस्ड रहना पड़ता है और अपने प्लान और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली उसे फाइट करना होता है। और जब आप ऑक्टागन में एंटर करते हो और आपको बिल्कुल वैसी ही स्टार्ट मिलती है जैसे आपने प्लान किए हो, तो उससे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और आपका अपने आप पे ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही फाइट कर रहे हो जैसा आपने प्लान किया है। और ये भी एक कारण होता है कि फाइटर्स फाइट के स्टार्ट में फुटवर्क करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाले होगे तो नेचुरली आप पे जबरदस्त प्रेशर होगा, लेकिन इस टैक्टिक से आप ऑक्टागन में या रिंग में अच्छे से सेट हो सकते हो और उसके बाद आप अपने 100% एफर्ट उस फाइट में डाल सकते हो। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि एक फाइटर का जीवन बिल्कुल उस साधु की तरह होता है जो जंगलों में कई सालों तक तपस्या करते रहे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सुख दुख, जीवन, परिवार सबको छोड़ के तपस्या करते रहते हैं। आज अंशुल भाई वही जीवन जी रहे हैं और आज उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है, और हम उनके बारे में कुछ गलत शब्द ना बोले, कुछ अपशब्द ना बोले, कुछ गलत कमेंट ना करें, यही बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही कोई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।